ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों, मोशन, एक गति देख रहे हैं। ये क्या है? ऊर्ध्व तल में किसी पिंड की वृत्ताकार गति है। ऊर्ध्व तल में किसी पिंड की वृत्ताकार गति है। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई न्यूनतम वेग इसको नीचे कितना दूं कि ये सर्कुलर मोशन को पूरा करते रहे। अगर मैं कम वेग दूंगा तो क्या होगा? मैंने ज्यादा कम दिया है। या फिर कुछ और भी हो सकता है क्या? कम वेग दिया तो देखो आवर्त गति में आ गया। अगर मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा दूं तो बीच में, अरे ये तो बीच में गुरुत्व के अधीन गति हो गई। सर्कुलर पाथ पे नहीं चला, किसी और पाथ पे चल गया बीच में। कौन सा वो पाथ है? सारा जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या है ये? यो यो दिख जाएगा वीडियो में क्या है। ठीक है, बाय बाय। वीडियो देखना है, जाना नहीं है, वीडियो देखना है। बाय बच्चों। अब जो है, हमने अभी वृत्तीय गति बहुत अच्छे से समझी। इसकी काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी या गतिकी हम कहें, इसके गतिकी को बहुत अच्छे से जाना। अब दो चार उदाहरण देखना भी तो जरूरी है कि हम किसे कहेंगे भाई ये हम वृत्तीय गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस प्रकार से वृत्तीय गति संभव है, ये जानना बहुत जरूरी। तो देखो, सबसे पहला एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं भाई अपनी ये पृथ्वी है। मानना क्या पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। वैसे तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपकी है वृत्ताकार कक्षा है। तो मान लिया है। तो इसको, इसमें चक्कर लगाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु आपके किसी वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो उसे क्या चाहिए होता है? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण यानी कि केंद्र की दिशा में एक त्वरण चाहिए। अब वो त्वरण प्रदान करने के लिए कोई बल आवश्यक है। यानी कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही होती है तो एक केंद्र की ओर बल आवश्यक होता है, जिस बल की सहायता से वह वस्तु आपके वृत्ताकार पथ पर गति कर सकती है। और इस बल को कहते हैं बच्चों अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब ये आपका अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगेगा। तो इस अभिकेंद्र बल का मान होता है वस्तु का द्रव्यमान और अभिकेंद्र त्वरण का, अभिकेंद्र त्वरण के मान के गुणनफल के बराबर होता है। यहां हमने ये लिख लिया बच्चों। अब ध्यान से समझते हैं और चीजों को, बहुत अच्छे से समझनी है सारी चीजें। तो यहां पर ये कौन प्रदान कर रहा होता है? आपका ये प्रदान कर रहा होता है गुरुत्वाकर्षण का बल, जो चंद्रमा तथा धरती माता दोनों के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण का बल जो लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो चंद्रमा पे लग रहा है, इसकी सहायता से ये चारों ओर चक्कर लगा पाता है। अगर बात करें, आपने एटम पढ़ा है। एटम में दोस्तों, एटम के अंदर बात करूं तो होता है न्यूक्लियस, जहां होते हैं आपके प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और कहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर। ये भी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में कर रहे होते हैं, पर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये आपकी ये वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां गति कर रहा है तो वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो देखिए यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां निगेटिव। तो इनके बीच में कूलाम फोर्स यानी कि कूलाम बल एक्ट करता है, कार्यरत होता है, जो इसे वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए एक क्या प्रदान करता है? बल प्रदान करता है। वो बल कौन सा है? कूलाम फोर्स है, या एक त्वरण प्रदान करता है। अब जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, एक धागा पकड़ा है ना, बचपन में किया होगा या अभी भी करते होगे, जो पतंग उड़ाते हैं खासतौर पे वो लोग बहुत करते हैं, वो बच्चे समझ भी पा रहे होंगे। एक धागा लिया, धागे के ऊपर पत्थर बांधा, धागे से पत्थर बांध लिया एक, उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, खूब अच्छे से घुमा रहे हैं। वो कैसे घूम पा रहा है? वो भी तो एक वृत्ताकार पथ में है। तो अगर उसकी बात करूं मैं, अगर वो एक वृत्ताकार पथ पे है, उसकी गति हो रही है बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ धागे से बंधा हुआ है। तो भाई ये इधर की तरफ है, इधर द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान की वजह से भार, तो आना कहाँ चाहिए कुल बल? केंद्र की तरफ। तो भाई रस्सी में आप देखते हो कि तनाव आ जाता है, तो ये रस्सी में जो तनाव है, ये तनाव जो है आवश्यक तनाव तथा आपके भार का जो कुल बल है, यानी कि कुल योग है, वेक्टर योग है, वो आपका अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं तनाव हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है।
तो ये हमने चीजें समझी, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट केसेस देखे कि किस तरीके से अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस परिस्थिति में वो कैसे गति संभव है, कैसे अभिकेंद्र बल आता है और कौन किस रूप में आता है, ये जाना। तो सबसे पहले अब हम ये वाला केस उठा लेते हैं कि यदि कोई वस्तु वर्टिकल प्लेन में, ऊर्ध्व तल में इस तरीके से अगर वृत्तीय गति कर रही है तो कैसे कर सकती है, यहां पर कितनी न्यूनतम वेग हो जिससे ये पूरा एक चक्कर लगा ले, इसे क्रांतिक वेग भी या क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। कितना वेग हो कि भाई यहां से इससे पहले ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाए। ये सारे डिस्कशंस आज के लेक्चर में अभी करते हैं। पहले इसको समझ लिया है तो नोट कर लो एक बार कि उदाहरण से, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, वर्टिकल प्लेन में हम सर्कुलर मोशन देख रहे हैं तो क्या करा गया है, एक धागे से की सहायता से एक पत्थर को बांधा गया है और इस पत्थर को बांध के इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में रस्सी में तनाव क्या होगा, कितना न्यूनतम वेग दे नीचे वाले स्थिति पे, यानी कि जब बिल्कुल यहां से फिक्स किया गया है, ओ पर बांधा गया है और ऐसे करके घूम रहा है, तो ओ से ठीक नीचे वाली परिस्थिति में वस्तु का कितना न्यूनतम वेग हो कि ये पूरा एक चक्कर लगा जाए। कब ये यहां से लौट के ऐसे आपके आवर्त गति करने लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा, ये कब ये बीच में इसका टेंशन जीरो हो जाके एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी कि आपका ये एक परवलय पथ पर चलने लगेगा। सारी कंडीशन देखनी है। ये जेई मींस एडवांस और नीट तीनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम साफ सही बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी डिटेल जाननी है, पूरी वीडियो देखनी है और शेयर भी करना है। एडवांस का डिस्कशन है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। आइए शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई को और समझना चालू करते हैं। क्या किया गया, मैंने कहा कि एक मैंने पिंड को जिसका द्रव्यमान m है धागे से बांध कर लटकाया और उसको नीचे v0 वेग दे दिया। अब मान लीजिए ये आपका ऊर्ध्व से, इस वाली लाइन से, लाइन आपकी AB है, जिस समय यहां से वस्तु यहां पहुंची है, ये बिंदु P पे पहुंची है, तो जो इसकी पोजीशन है, ये त्रिज्या है, ये इसको मिलाने वाली लाइन, या मैं कहूं डोरी जो है, अभी इस स्थिति से थीटा कोण बना रही है। अब डोरी में तनाव होगा तो तनाव तो डोरी की दिशा में लगेगा, जहां डोरी है उसी दिशा में तनाव होगा, तो तनाव की दिशा ये बना दी। भार नीचे की तरफ लग रहा है, mg ये बन गया भार, और जो ये दिशा है इसके बीच का कोण थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये। अब ध्यान से समझना भाई, वेग की दिशा तो आपकी स्पर्शीय होगी, यानी कि टेंजेंशियल होगी, इस तरीके से दिखा दी। यहां से v0 था, यहां पर भाई वेग कम हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वेग में कमी होती जाएगी। तो मैंने कह दिया अब इस बिंदु P पर वेग v है। अब mg के कंपोनेंट यानी कि घटक ले लिए, इस दिशा में mg cos थीटा आया, इस दिशा में mg sin थीटा आया। सारी बातें आसान है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी, क्या मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट P पर, और इस समय रस्सी में टेंशन कितना होगा, ये दो बात जानना चाहता हूं। बिंदु P पर रस्सी में तनाव कितना होगा और पिंड का वेग का परिमाण कितना होगा, ये दो बात जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा देखो, यहां देखो बेटा, मैंने क्या करा, इस बिंदु P से इस OB रेखा पर एक लंब डाला, तो मुझे क्या देखने को मिला, मैंने इसको कह दिया इस बिंदु को M। तो ये जो OM है, इसकी जो लंबाई आएगी, ये आएगी आपकी स्मॉल r cos थीटा, ठीक है। तो MB लंबाई कितनी हो गई, मैं इस ट्राइंगल को यहां बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये आपका O, ये B, ये आपका P है, ऐसे पहुंचा है ना, ये भी त्रिज्या है R, ऐसे यहां से लंब डाला, ये लंबाई कितनी आएगी R cos थीटा, ये कोण थीटा है, ठीक है, R cos थीटा, ये M कह रहा हूं मैं, तो आपका ये MB लंबाई, यानी कि ये लंबाई कितनी हो गई, टोटल कितनी है R,
आर माइनस आर कॉस थीटा, इतना वस्तु ऊपर चली गई, इस तल से वस्तु इतना ऊपर चली गई, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले टेंशन की इक्वेशन लिखता हूं मैं। तो वस्तु किस पे चल रही है? वृत्ताकार पथ पर। तो वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए इसे क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। तो केंद्र की तरफ कुल बल कितना आ रहा है ये देखेंगे। टेंशन तो केंद्र की तरफ है, पॉजिटिव लेंगे, पर mg cos थीटा केंद्र से बाहर की तरफ है, नेगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे t माइनस mg cos थीटा, ये जो है कुल बल आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि बराबर हो गया mv² बाई आर के। ये हो गई एक इक्वेशन। इसे थोड़ा सा और लिख लेते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू mg प्लस mv² mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mv² बाई आर। समीकरण संख्या 1 लिख ली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जानते हैं। अब बेटा मैं यहां पर गतिज, अब देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं। तनाव लग रहा है, तनाव भी वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है, तनाव इधर है, तो तनाव के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया। और गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो याद रखें गुरुत्वीय बल का ही कार्य शून्य है, और गुरुत्वीय बल एक आपका संरक्षी बल है। तो निकाय पे जो कार्यरत बल है केवल संरक्षी बल है। देखिए कार्य ऊर्जा आप अच्छे से पढ़िएगा, वहीं का सिद्धांत है ये। तो यानी कि इस परिस्थिति में बच्चों जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होगी वो संरक्षित रहेगी, यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि वस्तु पर गुरुत्वीय बल का कार्य अशून्य है तथा गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। अतः निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है बच्चे, निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, यानी कि डेल्टा ई क्या होगी? 0 होगा। डेल्टा ई 0 मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? यहां पर वेग है, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग v नॉट, तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन लिखेंगे हाफ mv² माइनस mv0²। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए कितना ही ऊपर गया, इतना ऊपर गया, तो स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है कितने की? mg r माइनस कॉस थीटा, जितना ऊपर गया हो निर्देश तल से उसके mg से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर क्या होना चाहिए? 0। देखो m गया, v² बराबर कितना आ गया? v0², ध्यान से देखना बच्चों, v0² 2rg1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गई। इसको मैं कह रहा हूं समीकरण 2। ध्यान से देखिए, सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 जो बताती है, समीकरण 1 आपकी बताती है कि किसी भी समय आपके तनाव का क्या मान है, और समीकरण 2 बताती है आपकी कि किसी भी समय वेग का क्या मान है, किसी भी कोण पर वेग का क्या मान है। अब बच्चों क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा बेटे? देखो ये हो जाएगा टी एम जी कॉस थीटा। ठीक, अब m बाई आर, अब v² की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया v0² माइनस 2rg1 माइनस का कॉस थीटा। ये हो गया।
अब अब क्या होगा? अब देखिए और हल कर लेते हैं, क्या क्या आएगा। तो एक तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, ऐसे ही लिख लिया ये वाला। अब और क्या बचा? देखो माइनस का, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का एक 2mg आ गया। और क्या बचा? ये अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3mg cos थीटा। ये आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस का 2g cos थीटा, माइनस का 2m और माइनस माइनस पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2mg cos थीटा, mg cos थीटा 3mg cos थीटा। तो टेंशन की ये इक्वेशन आ गई। तो अब किसी भी कोण थीटा पर मुझे टेंशन पता है, और किसी भी कोण थीटा पर मुझे वेग पता है। ये दो चीजें, इक्वेशन 2 अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, इक्वेशन 3 भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एकदम लिखो इसे, फिर आगे की बात करते हैं। मैं बोर्ड क्लीन करूंगा बच्चों, पहले इसे लिख लो, फिर इससे आगे की बात करेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो बच्चों, मैंने दोनों समीकरणें लिख दी। अब हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों पे भिन्न भिन्न जो स्थितियां हैं, जैसे मैंने इसे कहा बिंदु डी पर क्या वेग होगा, बिंदु ई पर वेग का क्या मान होगा, बिंदु बी पर हमें पता है बिंदु ए पर वेग का क्या मान होगा। तो इस समय जो वेग की दिशा वीडी हो गई, इसकी क्या वैल्यू होगी वी। थोड़ा सा स्पर्श रेखीय बनाते हैं इसे, ये वी ए का क्या मान होगा, वीई का क्या मान होगा, और इन स्थितियों पे तनाव का भी क्या मान होगा, दोनों देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डी से। ठीक है, डी से शुरुआत करते हैं। तो जब डी से शुरुआत करी तो देखो डी पर वस्तु यहां पहुंच चुकी होगी, तो कोण कितना हो चुका है, 90। तो देखो वेग जो है आपका डी पर कितना होगा, देख लेते हैं बिंदु डी पर। बिंदु डी पर जो वेग है बच्चों वो कितना है, वी डी बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस का 2rg और cos 1 माइनस cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। तो ये हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर माइनस का 2rg, जो कि वी डी बराबर हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस का 2rg। ये आपका आ गया वी डी। ठीक, इस स्थिति पर तनाव कितना होगा रस्सी में, वो भी देख लेते हैं। तो बिंदु डी पर तनाव देखें आप, होगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, कॉस 90 जीरो, तो माइनस का 2mg। माइनस का बच्चे क्या लग रहा होगा, 2mg। एक ये बात आ गई, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, तो टेंशन डी बिंदु पर निकाल लिया हमने, इस बिंदु पर। अब ए बिंदु की बात करते हैं, बिंदु ए पर वेग कितना होगा, तो वीए कहा। अच्छा, कितना कोण बन चुका है यहां से, ये देखो 180। तो बिंदु ए पर थीटा ए की वैल्यू क्या है, थीटा ए की वैल्यू बच्चों है 180 डिग्री। तो वीए में 180, 180 कॉस थीटा ए माइनस का 1, कॉस 180 माइनस 1 होता है। ये देखा तो रख दिए, देखो माइनस माइनस आ गया, माइनस का इधर क्या आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस का 2, और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4rg, और इसका अंडर रूट। ये हो गया आपका। ठीक है, आसान चीज है ना बच्चों। अब आगे देखें कि भाई टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पे, टी ए। टी ए पर जो यानी कि ए पॉइंट पर टेंशन, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, और कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस 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 का देखो 5mg हो गया। एक ये अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें नीचे बिंदु बी पर कितना न्यूनतम वेग का परिमाण देना चाहिए जिससे ये वस्तु पूरे एक सर्कुलर पाथ पे घूम जाए। इंग्लिश में इसे बच्चों कहते हैं लूपिंग दी लूप कंडीशन। क्या होना चाहिए, देखो घूमना बंद कब होगा, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु क्यों नहीं घूम पाती, जब उसे अभिकेंद्र बल मिलना खत्म हो जाए। जब उसे अभिकेंद्र बल ना मिल पाए तो वो नहीं घूम पाएगी।
तो अभिकेंद्र बल कहां शून्य हो सकता है और कहां पर मिल सकता है, ये दो बातें देखते हैं। मैं देखूं इस वाली परिस्थिति, यहां पर है वस्तु, तो द्रव्य जो इसका भार है mg नीचे लग रहा होगा, और आप देखें टेंशन T इधर लग रहा है। अब mg के कंपोनेंट देखें आप तो क्या क्या होगा, यहां पे देखें तो हमें देखने को मिलता है भाई टेंशन इधर है, ये मैंने कह दिया चलो ठीक है, तो इधर mg साइन थीटा हो गया, इधर क्या हो जाएगा आपका mg कॉस थीटा हो जाएगा। मैं कह रहा कि आपका मान लो टेंशन देखो, या इसको ऐसे नहीं देखते हैं बच्चों, थोड़ा और आसानी अलग तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर इससे आगे निकल जाए वस्तु, यहां पर है, तो mg ऐसे लग रहा होगा, mg का कोई ना कोई घटक जो है आपको नेसेसरी क्या दे रहा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स दे देगा। जब mg, जब इस वाले a से इधर से आपके a से b के बीच में है वस्तु, तो आपको जो भार है उसका कोई ना कोई घटक दे देगा, क्या दे देगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल। लेकिन अगर इस वाले भाग की देखें हिसाब किताब, तो इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसमें अगर मान लीजिए रस्सी में जो है तनाव पहले शून्य हो गया तो नहीं घूम पाएगा ये, तो फिर रस्सी में तनाव शून्य हो गया तो केवल गुरुत्व के अधीन गति हो गई, ठीक है। तब क्या हो गया, रस्सी में अगर तनाव शून्य होगा तो केवल गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में ये परवलय पथ पे चलने लगेगा। तो हमारा इधर बी से ए के बीच में रस्सी में तनाव जीरो ना हो, अगर रस्सी में तनाव बच्चे जीरो हो गया तो ये एक परवलय पथ पे चलने लगेगा, जो कि दिक्कत की बात हो जाएगी, हमें तो वृत्तीय गति पे चलाना है। तो भाई जीरो कहां हो जाए, रस्सी में तनाव अगर बिंदु ए पर जीरो हो जाएगा तो उस बिंदु ए पर क्या होगा, बिंदु ए पर ये ऐसे चल रहा है, तो उस समय आपका जो भार है वो संभाल लेगा, वो कह देगा ठीक है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि आवश्यक अभिकेंद्र बल हमारा जो वस्तु का भार है वो दे देगा। लेकिन इससे पहले अगर तनाव जीरो हो गया तब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बन जाएगा। ठीक, बात एकदम सिंपल है। तो पहले इस बात को देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैंने न्यूनतम वेग दिया है, अगर मैं बिंदु बी पर न्यूनतम वेग दे रहा हूं जिसकी वजह से बिंदु ए पर जो रस्सी में तनाव है वो शून्य हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस न्यूनतम वेग की वैल्यू क्या होगी, जिसे क्रांतिक वेग भी बोलते हैं। तो क्रांतिक वेग की परिस्थिति में रस्सी में तनाव क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है बिंदु ए पर। तो ए बिंदु पर तनाव का मान इतना है, जीरो कर दो। तो देखो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर बराबर 5mg हो गया, m से m गया, तो v नॉट बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। तो हमारा ये क्रांतिक वेग है। अगर नीचे हम इतना मिनिमम वेग यानी कि इतना न्यूनतम वेग देंगे तो ये घूम पाएगा। अगर इससे भी कम रखोगे, अगर आपके वेग जो है बिंदु बी पर स्क्वायर रूट ऑफ 5rg से छोटा है, वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल पाएगी, बीच में ही गिर जाएगी। अब वो क्या होगा, जब आपकी वस्तु का वेग, और अगर वस्तु का वेग आपका ज्यादा है तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, तो ये पूरा चक्कर लगाएगी, ऐसे घूमेगा। अगर वस्तु की गति इससे ज्यादा है तो वस्तु वृत्तीय पथ पर चलेगी, को पूरा करेगी, मतलब पूरा चलेगी इस पे, अदरवाइज नहीं चलेगी, इस पे वृत्तीय पथ पर नहीं चलेगी। ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन है, महत्वपूर्ण समीकरण है बच्चों। एक बार जरा ध्यान से सोचो क्या हुआ। 2 मिनट का पॉज लेना और सोचो, वीडियो पॉज करो, सारी चीजें देखो, वीडियो पॉज और सोचो। तो बच्चों मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फिजिक्स की है। क्या है, यो यो बोलते हैं इसे। देखो इसकी एक मोशन जो है ना, शायद आपको पूरी वीडियो में आए, देखो अपने आप ऊपर चढ़ के आता है। तो इसकी स्टडी हम रोटेशनल मोशन में करेंगे, पर अभी इससे कुछ और काम कराना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या होगा अब अगर मैंने जो वेग है अपना नीचे वाले बिंदु, यानी कि मैं इस तरीके के, ये जो शुरुआत की वीडियो के पोर्शन में भी दिखाया था, इस तरीके से है। इस बिंदु पर जस्ट ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारा इस बिंदु पर मेरा वेग आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5rg से जब ज्यादा हो या इसके बराबर हो, तब परिस्थिति में क्या होगा, तब बेटा ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे करके गोल गोल
घूमेगा। लेकिन व्हाट विल हैपन कि अगर आपका मतलब तब क्या होगा, जब हमारा वेग इस बिंदु पर बिल्कुल ठीक नीचे वाले बिंदु पर हमारा इससे कम होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5r(g), r क्या है, डोरी की लंबाई, ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण, इससे वेग मेरा इस बिंदु पर कम है, इससे कम वेग पे दिया जाए तो क्या होगा। देखो मैं यहां से हल्के से छोड़ रहा हूं, अरे ये तो सर्कुलर पाथ पे चला ही नहीं रहे बच्चे, तो ये क्या करने लगा, आवर्त गति करने लगा। तो आवर्त गति हो सकती है, एक पॉइंट समझ में आया, तो क्या हो सकती है, आवर्त गति हो सकती है, यानी कि मैं कितने वेग से यहां पर छोड़ूं कि ये ऑसिलेटरी मोशन में आ जाए। एक तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, क्या केवल ऑसिलेटरी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, थोड़ी रस्सी को छोटा कर दूं, मान लो मैंने थोड़ा तेजी से घुमाया लेकिन इससे वेग अभी भी कम है। देखो 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 क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमा लेकिन अंडर ग्रेविटी, देखो ध्यान से देखना, हो गया, परवलय पथ पे आया, ध्यान से देखो, परवलय पथ पे आया। लेकिन सर्कुलर मोशन में होता है तो कैसे होता है, ऐसे होता है, सर्कुलर मोशन में तो ऐसे होता है ये, ठीक। लेकिन अभी कैसे आया, देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने हल्के से छोड़ा, बीच में इसका पाथ वृत्तीय गति ना होके सर्कुलर मोशन हो गया, वो सॉरी वृत्तीय गति ना होके बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, देखो हुआ। तो ये हम देखेंगे कि कब ये एक परवलय पथ पे ऊपर चला जाएगा, कब ये आपके ऑसिलेशन में रहेगा। वैसे बड़ी मजे की चीज है यार ये, देखो इसको ऐसे बांधते हैं, इसको ऐसे बांधते हैं, देखो ऐसे करके, मुझे बहुत सही लगती है रोटेशनल मोशन के, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, ऐसे बांधते हैं ऐसे, और इसके बाद इसको ऐसे करके, यूं करके, अरे ऊपर चढ़ेगा ये, चढ़ नहीं रहा। खैर हम अभी सब्जेक्ट पे आएंगे, पहले से देख तो लो यार, तुम लोग भी देखो, मजा आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फिजिक्स जितना पढ़ोगे आप अच्छे से उतना मजा आएगा। फिजिक्स में सोचने का मौका मिलता है। देखो ऐसे रिलीज किया, देखो आया अपने आप ही ऊपर, आया, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, रोटेशनल मोशन में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, देखो अपने आप चढ़ा। तो चलो वीडियो पे वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो क्या होगा अगर हमारा वेग इससे कम है, तो हमें मालूम है वृत्तीय पथ पर नहीं चलेगा। दो पॉसिबल सिचुएशन बताई, ऑसिलेशंस कर सकता है जैसे कि ये कर रहा है, मेरे मुंह पे ना लग जाए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जैसे ये ऑसिलेशंस कर सकता है जैसे कि ये कर रहा है, या फिर आधे वृत्त को पार करेगा, इसके बाद ये परवलय गति में आ जाएगा या प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगा ऐसे, या इसकी गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी, परवलय पथ पर चलने लगेगा। तो दोनों कंडीशन को देखते हैं। ये दोनों कंडीशन एडवांस की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्कशन करते हैं, पहले से नोट कर लो। अब बच्चों देखो कब जाएगा ये आवर्त गति या ऑसिलेटरी मोशन में, जब बेटा ये जो बिंदु D है, बिंदु D पर इसका जो वेग है वो भाई शून्य हो जाए। मतलब क्या हुआ, वस्तु ऐसे गई और ऐसे जाके, अरे ये ऐसे, इस पर ही वेग शून्य हो गया तो वापस लौट आएगी भाई, ऊपर तो जा ही नहीं पाएगी। इस पे वेग शून्य हो गया तो क्या हो गई, वापस लौट जाएगी, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगी, ठीक। तो हम यहां पर जो वेग दे रहे हैं v0, ठीक है, अगर इस वेग का मान, या मैं कह दूं बिंदु B पर जो वेग दे रहे हैं, इस वेग का मान कुछ इस प्रकार है कि यहां पर जैसी पहुंची वस्तु, तो ये जीरो, मतलब यहां पर जो वेग है आपका शून्य हो जाए, या इससे पहले वस्तु का वेग D बिंदु से पहले अगर शून्य हो जाए, तो ये ऐसे करके ऐसे ऑसिलेशन करने लगेगी, ठीक। तो कहां पे शून्य हो जाए, अधिकतम D पर, अन्यथा D से पहले ही शून्य हो जाए, ठीक। तो वस्तु का मान जो है, वस्तु के वेग का मान D बिंदु पर अगर शून्य हो जाता है, तो कितना अधिकतम वेग दे सकते हैं कि जिससे D बिंदु पर वेग शून्य हो जाए। तो वही बिंदु D पर हमने वेग जो निकाला था वो आया था v0 स्क्वायर माइनस का 2rg। अगर ये जीरो कर देंगे तो v0 स्क्वायर माइनस 2rg जीरो हो जाएगा, तो v0 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2rg। यानी कि इतना अधिकतम मान दे दे। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारा नीचे वाले बिंदु पर जो वेग है वो इससे कम है, तो सर्कल तो पूरा नहीं होगा, इतना तो हमें मालूम है, पूरा वृत्तीय पथ पर तो नहीं चल पाएगा। अब अगर ये वेग इससे कम है, तथा अब इससे भी कम हो, भाई अगर इतना देते हो तो यहां पर जीरो हो जाता है, इससे कम दोगे तो पहले जीरो हो जाएगा,
तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन करने लगा ऑसिलेटरी। तो आपका जो वेग है, अगर वी नॉट या वी बी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, कह दो इसे वी बी, बी बिंदु पर बॉटम पॉइंट पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2r(g) से कम है तो ये आपकी आवर्त गति में आ जाएगा, आवर्त गति करने लगेगा, करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तब क्या होगा बच्चों, जब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2r(g) से तो g ज्यादा है पर स्क्वायर रूट ऑफ 5r(g) से कम है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5r(g) से अगर कम है तो बच्चों क्या होगा, सर्किल तो पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा और कहीं बीच में टेंशन जीरो हो जाएगा। उस परिस्थिति में ये परवलय पथ को अपना लेगा और ऐसे गिरेगा, जैसे कि मैंने आपको यो यो वाले एग्जाम्पल से भी दिखाया था। ऐसे जाके फिर ये परवलय पथ को अपना लेगा और ऐसे गिर जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट एनालिसिस हो गई। अब कितना, कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, कितना क्या होगा, ये सवालों से डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छे सवाल बनते हैं, एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो, मुझे बताना कैसा मजा आया, है ना। तो चलो अब इसको नोट कर लो, फिर जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें यो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो एक एडवांस का टॉपिक बन सकता है, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए आप। अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।